रोहित, मधु और बाकी सबके साथ उनके गेस्ट हाउस पहुंचा। समीर ने रोहित से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे इंसान आप बड़े दिलचस्प हो। आपके साथ शिमला की सैर करने का कुछ अलग ही मज़ा होगा। मधु चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। विनय ने भी सोफे पर बैठते हुए कहा, समीर ने बिल्कुल सही कहा। रोहित, कल हम कुफरी जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ आओ ना, बहुत मज़ा आएगा। ये सुनकर रोहित तो खुशी से पागल ही हो गया। उसने मधु की और देखकर तुरंत कहा, वाई नॉट। बंदा सुबह 6 बजे यहाँ हाजिर हो जाएगा। सब हंसने लगे। रोहित ने मुस्कुराते हुए मधु से कहा, अब मुझे चलना चाहिए। मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, पर कल फिर मिलेंगे, है ना मधु? जी। मधु ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा तो रोहित ने मधु की ओर देखते हुए बहुत प्यार से कहा, गुड नाइट। मधु ने भी आहिस्ता से कहा, गुड नाइट। रोहित ने सबकी ओर देखकर कहा, गुड नाइट एवरीवन। मधु और मीरा के सारे फ्रेंड ने उसे गुड नाइट कहा। रोहित जाने लगा तो मीरा ने मधु का हाथ पकड़ कर कहा, मधु चल रोहित को बाहर तक छोड़ कर आते हैं। मधु कुछ कहती तब तक मीरा उसे खींचकर बाहर ले आई। बाहर आते ही मीरा को रोहित की वही गाड़ी नजर आई जो खराब हो चुकी थी। मीरा ने तुरंत पूछा, आपकी गाड़ी ठीक हो गई? रोहित ने मुस्कुराते हुए गाड़ी के डोर खोलते हुए कहा, जी, मैकेनिक कुछ देर पहले ही गाड़ी लेकर आया है। मीरा मुस्कुराने लगी और बोली, वैसे रोहित, मुझे आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। कोई कुछ भी कहे, मुझे तो आपकी कंपनी बहुत पसंद आती है। मीरा ने इतना कहकर मधु की ओर देखा। मधु फिर से उसे घूरने लगी, पर रोहित के देखते ही वह मुस्कुराने का नाटक करने लगी। रोहित ने अपनी कोहनी डोर पर रखी और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी तुम दोनों की कंपनी बहुत पसंद है, इसलिए ही तो अपने दोस्त के साथ यहाँ आने का मौका नहीं छोड़ा मैंने। मधु ने रोहित से कहा, रोहित बहुत लेट हो गया है और यहाँ ठंड भी बहुत है। आपको अपने दोस्त के घर फार्म हाउस जाकर आराम करना चाहिए। रोहित मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके बोला, गुड नाइट। मधु और मीरा ने एक साथ कहा, गुड नाइट। रोहित चला गया। उसके जाते ही मधु ने मीरा गुस्से में मीरा का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले आई। मीरा ने अपना हाथ छुड़ाकर पूछा, तेरी प्रॉब्लम क्या है मधु? और बेचारा हमारे लिए इंदौर से शिमला चला आया और तू है कि उसे देखकर मुंह बनाकर घूम रही है। दिस इज नॉट राइट। मधु ने गुस्से में कहा, मीरा, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं लोगों की नज़रें पहचानने लगी हूँ और मुझे लगता है कि रोहित के दिल में कुछ और ये है। ये सुनकर मीरा ने मुस्कुराते हुए मधु को पकड़ा और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना मधु। देख, अगर उसने तुझे पसंद किया तो तुझे एक अच्छा लड़का मिल जाएगा और अगर उसे मुझ में इंटरेस्ट हुआ तो मैं भी उसके बारे में एक बार तो ज़रूर सोचूंगी। ये सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आया और उसने मीरा से खुद को छुड़ाकर कहा, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत नींद भी आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मधु ने अपने बैग से रात के पहनने के कपड़े निकाले और चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही मीरा बेड पर लेट गई और रोहित के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। करण ने पलटकर जैसे ही गन तानी तो एक हिरन उसके पलटते ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ। करण आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चल दिया। कुछ दूर चलने पर उसे अपने फ़ोन की रोशनी में हिरनों का झुंड नजर आया। उसने बिना आहट किए अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर दिया और अपनी गन आहिस्ता से ज़मीन पर रखी और अपने गले में टंगे कैमरे की लाइट ऑन की और हिरनों की तस्वीर लेने लगा। तभी उसकी नज़र हिरनों से कुछ दूरी पर झाड़ियों में छिपे तेंदुए पर पड़ी। उसने तुरंत उसकी तस्वीर लेनी शुरू कर दी। तेंदुआ बिना आहट किए धीरे धीरे हिरनों की ओर बढ़ रहा था और करण बिना डरे अलग अलग एंगल से उसकी तस्वीरें ले रहा था। तभी वो तेंदुआ एक हिरन पर झपटा, पर हिरन
उसकी पकड़ से निकल गया। करण अपने कैमरे में ये सारे मोमेंट्स कैप्चर कर रहा था। हिरन और तेंदुओं के ओझल होते ही वो जाने के लिए जैसे ही पलटा, उसके सामने एक भालू खड़ा था। उसे अपने सामने देखते ही करण ने मन ही मन कहा, मरने से तो तुझे डर नहीं लगता, पर एक भालू के हाथों मरने से तो करण तेरी इंसल्ट हो जाएगी। आज किस्मत में अगर मौत लिखी है तो कम से कम शेर या तेंदुए के हाथों जान जाए। इस भालू का शिकार बनने की क्या ज़रूरत है? कुछ सोच करण, कुछ सोच, वरना आज ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। मन ही मन इतना कहकर करण ने बिना हिले चारों ओर अपनी नजरें घुमाई। अपने कमरे की रोशनी में उसे अपनी दाईं ओर एक ऊंचा टीला नजर आया। करण ने जल्दी से अपनी गन उठाई और इतनी तेज दौड़ लगाई कि पलक झपकते ही वो उस टीले पर पहुंच गया। भालू भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। वो टीले पर नहीं चढ़ पाया और वहीं चक्कर लगाने लगा। करण टीले पर खड़ा होकर उस भालू की तस्वीरें लेने लगा। तस्वीरें लेने के बाद करण उसी टीले पर बैठ गया। ठंड भी बहुत बढ़ चुकी थी। उसने खुद से कहा, करण, ये भालू भी तेरी ही तरह आइडियल है। यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है एक और गोली बर्बाद करनी ही पड़ेगी। करण ने अपनी गन उठाकर हवा में चलाई। गोली की तेज आवाज़ से भालू तुरंत से वहाँ से चला गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद करण टीले से कूदा और वहाँ से चला गया। रोहित जैसे ही फार्म हाउस पहुँचा तो उसने देखा कि महेश और काका लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए थे। रोहित ने उन्हें देखते ही हैरानी से पूछा, आप दोनों अभी तक जाग रहे हो? करण वापस नहीं आया क्या? महेश ने तुरंत जवाब दिया, करण साहब तो ट्रैकिंग के लिए जब भी जाते 2-4 रोज के में आते हैं। ये सुनकर रोहित आंखें फाड़े उन दोनों को घूरने लगा तो काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं आपके लिए खाना गर्म कर देता हूँ। इतना कहकर काका किचन की ओर जाने लगे। नहीं काका, रोहित ने तुरंत कहा तो काका के कदम रुक गए। उन्होंने पलट के रोहित की ओर देखा तो रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, मैं खाना खाकर आया हूँ, आप लोग जाकर आराम से सो जाइए। काका और महेश दोनों सिर हिलाकर अपने कमरे में चले गए, पर रोहित वहीं खड़ा करण के बारे में सोचने लगा। उसने मन ही मन खुद से कहा, मौसम को देखकर तो लग रहा है कि यहाँ पर कभी भी बर्फबारी हो सकती है और करण ऐसे मौसम में अकेले जंगल में कैसे रुक सकता है? कुछ दिनों में मेरी बहन से शादी करने जा रहा है और इसे अपनी ज़िंदगी की जरा भी परवाह नहीं है। कम से कम अब तो इसे अपनी ज़िंदगी को यूँ खतरे में नहीं डालना चाहिए। आखिर उसकी ज़िंदगी के साथ रिद्धिमा की ज़िंदगी भी जुड़ने वाली है। इस सगाई के होने से पहले मुझे एक बार करण से बात करनी ही होगी। इतना कहकर रोहित अपने कमरे में चला गया। इधर मधु सोने की कोशिश कर रही थी, पर आंखें बंद करते ही उसे दिल्ली में बिताया एक एक पल याद आ रहा था। ऋषभ के बारे में सोच सोच कर वो बार बार घबरा कर करवटें बदल रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर बैठ गई और उसने अपने पास सो रही मीरा की ओर देखा, जो आराम से सो रही थी। मधु ने उसे की ब्लैंकेट ठीक से उड़ाई और बेड से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। ठंड ज़्यादा होने की वजह से उसने पास ही कुर्सी पर रखा शॉल उठाया और उसे ओढ़ लिया। वो खिड़की के ग्लास से बाहर देखते हुए बार बार ऋषभ के बारे में सोच रही थी। उसने मन ही मन कहा, समझ नहीं आता कि मैं नंदिनी का एहसान कैसे चुकाऊंगी। उस रात अगर वो नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। इतना कहकर मधु ने ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, भोलेनाथ, नंदिनी जहाँ भी हो उसे हमेशा खुश रखिएगा, उसे हर दर्द हर तकलीफ से दूर रखिएगा। वैसे नंदिनी ने मुझे बताया तो था कि उसका होने वाला पति उससे बहुत प्यार करता है, तो आई एम श्योर कि वो अपने पति के साथ बहुत खुश होगी। यही सब सोचते हुए मधु आकर कुर्सी पर बैठ गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला।
इधर ऋषभ होटल के रूम में बैठा शराब पी रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार मधु का ही चेहरा आ रहा था। तभी उसका दोस्त लकी रूम में आकर बोला, लकी, हमने मॉल रोड के आसपास उस हर जगह उस लड़की के बारे में पूछताछ की, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा। ऋषभ, वो लड़की हमें दिल्ली में मिली थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ शिमला घूमने के लिए आई हो। ऋषभ शराब का गिलास हाथ में ले खड़ा हुआ और शराब पीते हुए बोला, अगर ऐसा है तो जरूर यहाँ के किसी होटल या लॉन्ज में रुकी होगी। शहर का एक एक होटल छान मारो और उस लड़की को मेरे रूम में लेकर आओ। और हाँ, ये याद रखना कि उसके खूबसूरत चेहरे पर एक खरोच भी ना आने पाए। निकलो। ऋषभ के इतना कहते ही लकी चला गया। ऋषभ ने शराब के गिलास को देखते हुए कहा, जो नशा तुम्हारी आंखों में है वो इस शराब के गिलास में कहाँ, इसलिए तुम्हें तो मेरे सामने हर हाल में आना ही होगा। पिछले 3 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैंने दिल्ली के साथ साथ आसपास के शहर तक छान मारे, पर तुम मुझे नहीं मिली। पर आज जिसे मैंने देखा था वो तुम ही थी। इतना कहकर ऋषभ फिर से शराब पीने लगा। सुबह उठते ही जैसे ही मीरा की आंख खुली तो उसने देखा कि मधु हाथों में तकिया लिए चेयर पर सो रही थी। वो बेड से उठी और मधु के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कुछ पल सोचा और फिर मधु के कान के पास जाकर बहुत जोर से चीखी। मधु घबरा कर उठ गई। मीरा को हंसी आ गई। मधु ने जैसे ही उसे हंसते देखा तो तकिया उठाकर मीरा की ओर फेंक कर कहा, यू इडियट, डरा दिया मुझे। मीरा ने हंसते हुए कहा, अब उठ और जल्दी से रेडी हो, हमें जल्दी निकलना है। जैसी जगह तुझे देखनी है वहाँ पहुँचने में हमें 2 घंटे लगेंगे। इतना कहकर मीरा ने मुस्कुराते हुए कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। मधु ने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और अपने पापा को फ़ोन किया। दूसरी ओर बेल तो बज रही थी पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मधु 2-3 बार ट्राई किया पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मधु ने खुद से कहा, हो सकता है कि माँ और पापा मंदिर गए हो। इतना कहकर मधु ने अपना फ़ोन टेबल पर रखा और फिर से खिड़की की ओर बढ़ी। उसने खिड़की खोली तो देखा रोहित बाहर गाड़ी से टिककर खड़ा था। रोहित, इतना कहकर मधु गेस्ट हाउस से बाहर आई। उसे देखते ही रोहित मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मधु। मधु ने थोड़ा हैरान होकर पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग रोहित, आप इतनी जल्दी आ गए। रोहित ने मधु की ओर बढ़ते हुए कहा, मैंने सोचा कहीं तुम मुझे छोड़कर आगे न बढ़ जाओ, इसलिए वक्त से पहले ही आ गया। जी, मधु ने हैरानी से पूछा। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मधु, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं और सच कहूँ तो मुझे दोस्तों का मेला पसंद नहीं है। मेरा एक ही फंडा है, दोस्त कम हो पर अच्छे हों। इसलिए आपसे मिलने से पहले तक मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था, है बचपन का। पर अब आप और मीरा भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। इसलिए मैं अपनी किसी गलती की वजह से अपने अच्छे दोस्तों को खोना नहीं चाहता। बस इसलिए टाइम से पहले आ गया। ये सुनकर मधु हंसने लगी। उसने रोहित से कहा, आइए रोहित, हम लोगों को तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक मैं आपके लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बनवाती हूँ। आइए। रोहित मधु के साथ अंदर आया। मधु ने गेस्ट हाउस में काम कर रहे सर्वेंट से कहा, प्लीज़ भैया, इनके लिए कॉफ़ी ले आइए। जी। इतना कहकर सर्वेंट चला गया। तभी समीर वहाँ आ गया। उसने रोहित को देखते ही कहा, गुड मॉर्निंग रोहित, अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए। हम सब बस आधे घंटे में निकलने ही वाले हैं, बस ये लड़कियां तैयार हो जाएं। ये सुनकर मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस 10 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। इतना कहकर मधु अपने कमरे की ओर चली गई। वो रूम में आकर अकेली ही मुस्कुरा रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मधु मीरा ठीक ही कहती है, तू कुछ ज़्यादा ही सोचती है। रोहित सिर्फ तुझे और मीरा को अच्छा दोस्त समझता है और कुछ नहीं। इतना कहकर मधु मुस्कुराते हुए कपड़ से अपने कपड़े निकालने लगी। इधर करण अभी भी अपने लगाए हुए टेंट में आराम से सो रहा था। तभी उसके फ़ोन की बेल बजने लगी। उसने बिना आंखें खोले फ़ोन कट कर दिया और फिर से सो गया। कुछ देर बाद फिर से उसके फ़ोन की बेल बजने लगी।
उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और फिर से सो गया। 1 घंटे बाद करण को अपने टेंट के आसपास कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो उसने अपनी आंखें खोली और लेटे हुए ही अपनी गन उठाई और फिर उठकर बैठ गया। करण ने अपने दूसरे हाथ से अपने टेंट की थोड़ी सी जिप खोली और बाहर देखने लगा। बाहर एक गिलहरी पत्तों में कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। करण हाथ में गन लिए टेंट से बाहर आया और उसने अपना फ़ोन फिर से ऑन किया। आदि के 12 मिस कॉल थे। करण ने उसे फ़ोन करते हुए खुद से कहा, पता नहीं कौन सी आफत आन पड़ी है। दूसरी तरफ रिंग बजी तो आदि ने तुरंत फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। दोपहर 12 बजने के बाद गुड मॉर्निंग नहीं होती आदि। करण आग में लकड़ी लगाते हुए कहा। ये सुनकर आदि ने तुरंत कहा, आई एम सॉरी सर, गुड आफ्टरनून। ये सुनकर करण उठकर खड़ा हुआ और उसने टेंट के अंदर जाते हुए कहा, अब कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ऐसा कौन सा काम था जो मेरे बिना नहीं हो सकता था। आदि ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, सर वो लंदन वाले क्लाइंट का फ़ोन आया था। अगले हफ्ते वो इंडिया आ रहे हैं तो चाहते हैं कि हम ब्लू प्रिंट्स और प्रेजेंटेशन रेडी रखो तो। करण ने गुस्से में पूछा। आदि ने डरते हुए कहा, सर मैं बस आपको बता रहा था। मुझे लगा कि कहीं अगर आप ट्रैकिंग के लिए निकल गए तो फिर ना ही आपका फ़ोन लगेगा और न ही आप 1 हफ्ते के पहले लौट कर आएंगे। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर, इसलिए आपका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। करण ने अपना कैमरा उठाया और बाहर आकर बोला, सुन लिया मैंने। अब अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं फ़ोन रखूं? जी सर, आदि ने डरते हुए कहा। करण फ़ोन कट करने ही वाला था कि आदि ने तुरंत पूछा, सर आप अपनी सगाई में तो आएंगे ना? ये सुनकर करण के कदम रुक गए और उसने बिना कुछ कहे गुस्से में कॉल कट कर दिया और एक पत्थर पर बैठकर रात में खींची तस्वीरें देखने लगा। इधर ऋषभ अभी भी होटल के रूम में बैठा शराब पी रहा था। उसने गिलास टेबल पर रखा और लकी को फ़ोन किया। दूसरी ओर से लकी ने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, हेलो। ऋषभ ने गुस्से में पूछा, इस बार अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो तुम सबकी वो हालत करूँगा जो तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोची होगी। ढूंढो उसे, वो इसी शहर में है। लकी ने परेशान होकर कहा, ऋषभ हम सब ने शिमला के सारे होटल्स छान मारे हैं, वो लड़की किसी होटल में नहीं रुकी। यहाँ तक कि हमने सारे लॉन्ज भी देख लिए। अब बस दिल्ली की तरफ एक एक घर में उसे ढूंढना रह गया। ऋषभ ने कुछ पल सोचकर कहा, शिमला में जितनी भी घूमने लायक जगह है वो सारी जगह छान मारो। वो लड़की मॉल रोड पर मिली थी मुझे, इसलिए मुझे लगता है कि वो टूरिस्ट ही है। ये भी हो सकता है कि वो यहाँ किसी गेस्ट हो। दोनों ही कंडीशन में वो किसी टूरिस्ट स्पॉट पर ही मिलेगी। ढूंढो उसे, मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इतना कहकर ऋषभ ने कॉल कट कर दिया और शराब का गिलास खत्म करके सिर से टेबल रखा और उठकर चला गया। इधर मधु अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कुफरी जा रही थी। बस में से उसे जो नज़ारे दिखाई दे रहे थे वो उसने कभी नहीं देखे थे, इसलिए उसकी खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। वो खिड़की से चिपक कर बैठी थी। कुछ देर में मधु की बस कुफरी पहुंच गई। सब एक एक करके बस से उतरने लगे। सबके उतरने के बाद मधु बस से उतरने लगी, पर देखने की वजह से उसका ध्यान नहीं रहा और वो बस से उतरते टाइम गिरने लगी। पर तभी उसके पीछे आ रहे रोहित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, संभाल कर मधु, अभी गिर जाती तुम। मधु ने पलटकर रोहित की ओर देखा। रोहित उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। मधु झेप गई और बस से नीचे आकर बोली, थैंक यू रोहित। रोहित ने मधु के पास आकर कहा, मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मधु फिर से उसे देखने लगी। रोहित ने मधु से कहा, तुम यहाँ आने के लिए बहुत बेताब थी ना? आई मीन कि तुम्हें इस तरह के व्यू देखना बहुत पसंद है। जी, मधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और मीरा के पास चली गई। रोहित भी उसके पीछे पीछे चल दिया। इतनी खूबसूरत जगह होने की वजह यहाँ बहुत से टूरिस्ट नजर आ रहे थे। मधु सामने बर्फ की पहाड़ी को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। तभी समीर ने कहा, गाइस
यहाँ के लोगों से मुझे पता चला है कि यहाँ का मौसम खराब होने वाला है, कभी भी बर्फ़ का तूफान आ सकता है, इसलिए प्लीज़ तुम सब ज़्यादा टाइम मत लगाना। मधु ने तुरंत मुंह बनाकर कहा, ये क्या बात हुई? आज तूफान आए या आंधी आए, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, समझे तुम लोग? इतना कहकर मधु भागती हुई पहाड़ी की ओर बढ़ने लगी। विनय ने भी मधु के पीछे भागते हुए कहा, मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। विनय के इतना कहते ही सब एक एक करके उसके पीछे भागने लगे। समीर ने भी उनके पीछे भागते हुए कहा, अरे मैं भी आ रहा हूँ। सब पहाड़ पर चढ़ने लगे। मधु सबसे आगे थी। उसने अपने पीछे देखा और बर्फ का गोला बनाकर अपने फ्रेंड्स पर फेंक दिया। मधु, मीरा ने इतना कहकर बर्फ का गोला बनाकर मधु पर फेंका। बाकी सब भी एक दूसरे पर बर्फ फेंकने लगे। मधु भी बहुत खुश थी। तभी वहाँ ऋषभ ने आकर अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरते हुए अपने दोस्तों से बोला, यहाँ का कोना छान मारो। इतना कहकर ऋषभ वहाँ से चला गया और हर जगह मधु को तलाशने लगा। इधर करण अभी भी जंगल में फोटो क्लिक कर रहा था। तभी उसकी नज़र पेड़ पर बने एक घोंसले पर पड़ी, जिसमें से पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। करण उस पेड़ की ओर बढ़ा पर पेड़ पर चढ़ने के लिए एक भी टहनी नहीं थी जिसका सहारा लेकर वो ऊपर चढ़ पाता। उसने नजरें घुमाकर अपने चारों ओर देखा पर उसे ऊपर चढ़ने के लिए कुछ नहीं मिला। उसने कुछ देर सोचा और फिर अपने दोनों जूतों के बंद आपस में बांधे और अब अपने हाथों को और पैरों के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। कुछ देर में वो ऊपर चढ़ गया। उसने अपने जूते के बंद खोले और एक टहनी को पकड़कर घोंसले के नज़दीक पहुंचा। उसने एक मोटी टहनी पर बैठकर घोंसले की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। घोंसले में पक्षी के दो बच्चे थे जो शायद अभी अभी अंडों से बाहर आए थे। उन्हें देखकर करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो उनकी फ़ोटो क्लिक करने लगा। कुछ फ़ोटो लेने के बाद वो पेड़ से नीचे आया और नीचे आकर अपने खींचे फ़ोटो देखने लगा। तभी बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। बर्फ़ देखते ही करण ने खुद से कहा, बस कुछ फ़ोटो और मिल जाएं, उसके बाद मुझे इंदौर के लिए निकलना होगा, वरना डैड का गुस्सा और बढ़ जाएगा। इतना कहकर उसने ज़मीन पर रखी अपनी गन उठाई और आगे बढ़ने लगा। इधर मधु और उसके सारे फ्रेंड्स पहाड़ पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही मधु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे अपने चारों ओर बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आ रही थी। बर्फ गिरते ही मधु अपने दोनों हाथों को फैलाकर बर्फ और अपने हाथों में लेने लगी। बर्फ उसके हाथों में आते ही वो खुशी से नाचने लगी। तभी उसे ढूंढ रहे ऋषभ की नज़र उस पर पड़ गई। मधु को देखते ही ऋषभ जैसा खड़ा था वैसा ही खड़ा रह गया। वो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया और एकटक मधु को देखने लगा। मधु को इतना खुश देखकर मीरा ने उसे साइड से पकड़ते हुए पूछा, कैसी लगी ये जगह? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, ये जगह तो सच में जन्नत है। इतनी खूबसूरत जगह मैंने कभी नहीं देखी। मुझे यहाँ सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। ये सुनकर मीरा मुस्कुराने लगी और बोली, चल सब लोग वो वहाँ सामने बने कॉटेज में जा रहे हैं। बर्फ तेज हो रही है। मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ देर और यहीं रहना है। मधु ने मासूमियत से कहा। मीरा ने उसके गाल को छूकर कहा, अच्छा ठीक है, हम सब कॉटेज में जा रहे हैं, प्लीज़ तू जल्दी आ जाना। ज़्यादा देर बर्फ में रहेगी तो बीमार हो जाएगी। ये सुनकर मधु ने तुरंत कहा, पक्का, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मीरा मुस्कुराते हुए चली गई। मधु फिर से बर्फ में खेलने लगी। ऋषभ अभी भी उसे देख रहा था। आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी वो जितनी उस दिन लगी थी जब मैंने तुम्हें दिल्ली में पहली बार देखा था। सीढ़ियों से नीचे आते हुए जब तुमने अपने बाल पीछे करने के लिए अपनी अंगुलियां अपने चेहरे पर फेरी थी, ऐसा लगा काले घने बादलों के हटते ही चांद नजर आ गया हो। उस सफ़ेद साड़ी में तुम बिल्कुल चांदनी सी लग रही थी। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सबकी नज़रें दुल्हन पर से हटकर तुम पर ही थी। पहली ही नज़र में तुमने मुझे पागल कर दिया था और मेरा ये पागलपन आज 3 साल बाद भी ज्यों का त्यों ही बना हुआ है, क्योंकि आज भी जब तुम ये बर्फ़ अपने चेहरे से हटा रही हो तो ऐसा लग रहा है मानो
आसमान से ढेर सारे तारों के बीच चांद निकल आया हो। ऋषभ ने इतना कहा और उसे देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता मधु की ओर बढ़ रहा था। मधु बर्फ में खेलने में बिजी थी कि उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि ऋषभ उसकी ओर बढ़ रहा था। वो अपने में ही मगन थी। ऋषभ उसके बिल्कुल पास आ गया और ठीक उसके पीछे खड़ा हो गया। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से मधु के बालों को छूना चाहा। अचानक नाचते नाचते मधु को ऐसा लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। उसने तुरंत पलट कर देखा पर उसके पीछे कोई नहीं था। वो मुस्कुराते हुए फिर से बर्फ के साथ खेलने लगी। ऋषभ ने एक पेड़ के पीछे से मधु को देखते हुए कहा, अभी तुम्हें मेरे पास आने के लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा, क्योंकि एक खूबसूरत परी को छूने से पहले मुझे खुद को भी संभालना होगा। कहीं तुम्हें छूने के बाद मैं बेहोश न हो जाऊं और फिर तुम्हें दुनिया की नज़रों से भी तो बचाना है। कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा और कल सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलेगी तो तुम मुझे अपने सामने मुस्कुराता हुआ देखोगी। बस कुछ घंटे और, तब तक मैं तुम्हें दूर से देखकर ही सांसें लेता हूँ।